हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीआरपीसी का पार्ट 2 देखेंगे और इसमें सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, न्यू लॉ से भी और ओल्ड सीआरपीसी से भी। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच चैप्टर अंडर बीएनएसएस डील्स विद, कौन सा चैप्टर है जो डील करता है ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। देखो, न्यू लॉ से इतने टफ क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं होती क्योंकि अभी नए आए हैं, तो यहाँ पे मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस तो बनते हैं। तो ये हमें पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहाँ से, बेयर एक्ट के इंडेक्स से पता लग जाएगा, दैट इज चैप्टर 10। ठीक है, अगले पे आ जाओ। हैंड कफिंग कैन बी यूज्ड वाइल मेकिंग अरेस्ट। अभी तक हमें पता है सीआरपीसी में हैंड कफ का कहीं पे भी नहीं बता रखा था, बट नए लॉज में हमें बताया कि हम अरेस्ट करते समय हैंड कफ भी कर सकते हैं उस अरेस्टेड पर्सन को। सेक्शन 43 बोल रहा है, बट कौन कौन से पर्सन को कर सकते हैं? एस्केप्ड, हैबिचुअल ऑफेंडर, रिपीटेड, एस्केप्ड पर्सन जो भाग चुका है, हैबिचुअल जो हैबिट में आ चुका है एक ही ऑफेंस को करने के लिए या कई तरह के ऑफेंस करता रहता है, रिपीटेड, चोरी करी फिर से चोरी करी फिर से चोरी करी, रिपीटेड ऑफेंडर्स। तो आंसर क्या हुआ? हम हैंडकफ यूज कर सकते हैं सबके लिए यहाँ पर। ठीक है, और ये कहाँ गिवन है? सेक्शन 43 में। कहाँ? सब सेक्शन 3 में। और इसके अलावा हमें बता रखा है हम उन पर्सन्स को भी हैंडकफ कर सकते हैं जिन्होंने कोई भी टेररिस्ट अटैक किया है, मर्डर किया है, रेप किया है, एसिड अटैक किया है या कोई और ऑफेंस किया है स्टेट के अगेंस्ट में। ये सब भी मेंशन है उसमें। ओके, अगले पे आ जाओ। द जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट एज पर बीएनएसएस कौन सी लैंग्वेज में होना चाहिए? तो ये कौन सी लैंग्वेज में होगा? लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। ये भी सेम सीआरपीसी में था। तो बीएनएसएस के कौन से सेक्शन में है, कैसे पता लगेगा? हम इंडेक्स में देखेंगे कि हमारा जजमेंट वाला टॉपिक कौन सा है। उस टॉपिक में हमें पता लगेगा, इसका टाइटल मिल जाएगा लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट के नाम से। वो है सेक्शन 393 बीएनएसएस का। ठीक है, अगले पे आ जाओ। हु शेल डिटरमाइन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, ये भी उसी में से आएगा जहां बता रखा है कि कौन डिटरमाइन करेगा हमारे कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी। तो आंसर है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट, फुल फॉर्म क्या होगी बीएनएसएस की? हमें यही नहीं पता कईयों को तो कि न्यू लॉज में फुल फॉर्म है क्या इनकी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस। और इसने किसको रिपील किया? हमारे सीआरपीसी को, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, अगले पे आ जाओ। द पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एबडक्टेड फीमेल, जब किसी फीमेल का किडनैप हो गया, एबडक्शन हो गया है, तो उनके प्रोसेस को किसके पास पावर है कि उनको रिस्टोरेशन के लिए बोला जाए कि उस फीमेल को उसकी फैमिली पास या उसके हस्बैंड पास छोड़ के आओ। किसके पास ये पावर है? सेक्शन 101 में दे रखा है बीएनएसएस के। और उसको पढ़ने के बाद हमें पता लगेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी है, एसडीएम के पास भी है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास भी ये पावर है। तो आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, प्रोविजन ऑफ एफआईआर अंडर बीएनएसएस इज गिवन अंडर विच सेक्शन? देखो, हमें एफआईआर का पूरे बेयर एक्ट में कहीं पे भी डायरेक्ट नेम नहीं दे रखा। हम सीआरपीसी का जब 154 पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है एफआईआर के बारे में। सिमिलरली न्यू लॉज में जब हम सेक्शन 173 पढ़ते हैं हमें पता लगता है एफआईआर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, पुलिस ऑफिसर की पावर है टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस अंडर सेक्शन 179 डज नॉट एक्सटेंड टू द फॉलोइंग इफ दे आर रिसाइडिंग। देखो, क्या होता है जब पुलिस ऑफिसर विटनेसेस को बुलाते हैं उनकी अटेंडेंस देखने के लिए, उनकी अटेंडेंस सिक्योर करने के लिए या कुछ एग्जामिन वगैरह करने के लिए, तो उनको आना पड़ता है जहां पुलिस ऑफिसर बोलते हैं। बट किन्हीं किन्हीं केसेस में, इन तीनों ही केसेस में, जहां मेल 15 से 60 साल का है, मेल पर्सन 15 ईयर्स टू 60 ईयर्स, या फीमेल है, या पर्सन जो डिसेबल्ड है या एक्यूट इलनेस है, इन केसेस में जो है यहाँ पे जहाँ ये लोग रिसाइड करते हैं वहीं पे इनको एग्जामिन कर लिया जाता है। ठीक है, ओके। तो कौन कौन से ऑप्शंस में? पर्सन जो डिसेबल्ड और एक्यूट इलनेस वाले, फीमेल को, प्लस मेल बिटवीन, नहीं ये मेल बिटवीन 15 टू 60 नहीं है, यहाँ मेल कौन सा है? 15 साल से कम वाला मेल और 60 साल से ऊपर वाला मेल। ये थोड़ा गलत लिखा गया, 15 साल से कम वाला और 60 साल से ऊपर वाला। तो यहाँ पे हम जहां वो रिसाइड करते हैं वहां इनको एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, आगे आओ। कौन जो है ऑर्डर पास कर सकता है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी?
125 क्या है हमारा, मेंटेनेंस के बारे में, ठीक है। तो कौन ऑर्डर पास कर सकता है, हमें वहां पे सब सेक्शन फर्स्ट के फर्स्ट पैरा में दिख जाता है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगले पे आ जाओ, कह रहे हैं नो वाइफ शेल बी एंटाइटल टू रिसीव मेंटेनेंस, वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा 125 में अपने हस्बैंड से। किस सिचुएशन में, शी हैज ऑब्टेन डाइवोर्स फ्रॉम हस्बैंड एंड हैज नॉट रीमैरिड, अरे उसने डाइवोर्स ले लिया और अभी तक शादी भी नहीं करी, अरे यहाँ तो मिलेगा मैडम तेरे को मेंटेनेंस, तो ये हो गया ऑप्शन गलत। शी इज अनएबल टू मेंटेन हर सेल्फ, अरे 125 की फर्स्ट लाइन ये है कि जो भी बंदा अनएबल है मेंटेन करने के लिए खुद को, वो मेंटेनेंस ले सकता है, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। ये है एलिमिनेशन मेथड की, जब हमें ऑप्शन का नहीं समझ आ रहा तो हम एलिमिनेट करते हैं, क्रॉस करते हैं जो हमारा ऑप्शन सही नहीं है। शी रिफ्यूज टू लिव विद हर हस्बैंड ऑन द ग्राउंड दैट ही कीप्स अ मिस्ट्रेस, अरे तू किसी और को रख रहा है तो मैं नहीं रह सकती, तो इसका मतलब यहाँ पे भी तेरे को मेंटेनेंस मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी हो गया हमारा गलत। शी इज लिविंग इन अडल्ट्री, अगर वो खुद अडल्ट्री में रह रही है तो यहाँ तेरे को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, और आंसर हो गया हमारा डी, ठीक है। अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी कंडीशनल ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, कि ये न्यूसेंस, जैसे न्यूसेंस कोई भी टाइप की हो सकती है, कोई ट्री गिर गया या कोई एनिमल डिस्ट्रॉय वगैरह हो गया, कुछ भी हो सकते हैं, उनके रिमूवल का ऑर्डर कहाँ दे रखा है, सेक्शन 133 में, कहाँ दे रखा है, सेक्शन 133 में। अगले पे आ जाओ, हु मे ऑर्डर टू प्रिवेंट एप्रीहेंडेड डेंजर, ऐसा डेंजर जो लग रहा है होने वाला है या न्यूसेंस होने वाला है 144 में, उसके ऑर्डर्स कौन पास कर सकता है, कोई भी पास कर सकता है इनमें से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम या कोई भी मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एम्पावर्ड है, तो आंसर हो गया हमारा डी। अगले पे आ जाओ, अंडर सब सेक्शन 1 कौन से के, सेक्शन 146, मजिस्ट्रेट जो है प्रॉपर्टी जो है डिस्प्यूट की, ये मेरा लैंड था डिस्प्यूटेड लैंड, मैं मजिस्ट्रेट जो है उसको ऑर्डर कर सकता है कि इसको अटैच कर लिया जाए, कब, वो मूवेबल है, नहीं, ही डिसाइड्स कि वन ऑफ द पार्टी वॉज इन पोजेशन, की एक पार्टी पोजेशन में थी, नहीं, जब वो खुद को अनएबल है सेटिस्फाई करने के लिए, ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये किसको बिलोंग करता है, तो हम क्या कर लेंगे, प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे और हम इंक्वायरी बिठाएंगे ये प्रॉपर्टी ए की है या बी की है, तो आंसर हो गया सी, ठीक है। Information regarding occurrence of a cognizable offense is recorded by officer in charge under which provision, अभी बताया मैंने कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, कोई भी इंफॉर्मेशन जब पुलिस ऑफिसर को रिकॉर्ड करनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एफआईआर बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमें कौन से सेक्शन में दे रखा है, 154, एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है 154 में एफआईआर, बट ये जो लैंग्वेज बोली है उसका मीनिंग कहाँ है, 154 में। अब देखो एफआईआर होती क्या है, एफआईआर क्या है, कंप्लेंट होती है, नहीं, कंप्लेंट अलग है, एफआईआर अलग है, कंप्लेंट है, नहीं, कंप्लेंट है, नहीं, इसका मतलब ये तीनों तो हो गए गलत। तो एक तरह की इंफॉर्मेशन है जो किससे रिलेट करती है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से, जो हम पुलिस ऑफिसर को देते हैं इंफॉर्मेशन, वो होती है हमारी एफआईआर, ठीक है। अगर सपोज एफआईआर में हमने क्या है, सपोज 4 या 5 सेक्शंस लिखे, उसमें से अगर एक कॉग्निजेबल है, बाकी तीनों नॉन कॉग्निजेबल हैं, कॉग्निजेबल कौन से होते हैं, जो सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं, हीनियस होते हैं, तो भाई अगर एक भी कॉग्निजेबल है तो हम पूरे के पूरे ऑफेंस को कॉग्निजेबल ही डिक्लेयर करते हैं। तो अगर फर्स्ट इंफॉर्मेशन में अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है, होल केस शैल बी डीम्ड टू बी कॉग्निजेबल, हम पूरे को ही कॉग्निजेबल बोलेंगे, ओके। एफआईआर कि क्या एविडेंशियरी वैल्यू होती है, ये सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं होता है, क्योंकि हाँ, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रायल, किस पर्पज़ के लिए, कोरोबोरेशन के लिए भी और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए भी, दोनों पर्पज़ से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आंसर हो गया है सी, ओके। सेक्शन 159 ऑफ सीआरपीसी, द मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू, देखो 159 में क्या होता है, जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए मना कर देता है, जी जज साहब मेरे को नहीं लगता कोई केस बन रहा है, इसलिए मैं तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा इस केस को, और वो क्या है, अपनी रिपोर्ट भेज देता है जिसको हम कहते हैं अक्रेंस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास। अब मजिस्ट्रेट को क्या लग रहा है, भाई नहीं इसमें तो होनी तो चाहिए इन्वेस्टिगेशन, केस तो चलना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर होती है, वो किसी और मजिस्ट्रेट जो उसके सबऑर्डिनेट है उसको बोल देगा भाई प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर, या वो जो है पुलिस ऑफिसर को भी कह सकता है भाई तेरे कहने से कुछ नहीं होता, मुझे लगता है इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो पुलिस ऑफिसर सुनो इन्वेस्टिगेशन करो, तो आंसर क्या हुआ, ईदर ए और बी, ठीक है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिकॉर्ड कन्फेशन। देखो जो हमारा 154 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 164 भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कन्फेशन के बारे में बात करी है। और कन्फेशन रिकॉर्ड कौन करता है, पहली लाइन ही बता रखी है उसमें, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है। ध्यान रखना, अगर हमें अगर सेक्शन ना दिया होता तो हम कन्फेशन वाले के बेस पे, इस वर्ड के बेस पे हम अपने बेयर एक्ट में ढूंढते। ठीक है, और देखो चैप्टर 12 जो है हमारा सीआरपीसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में काउंट होता है, तो इसको तो जरूर एक बार सेक्शन वाइज हल्का हल्का पढ़कर जाना, ताकि वहां पे हमें आसानी हो आंसर ढूंढने में। अगले पे आ जाओ। वेयर द रेलेवेंट प्रोसीजर in CRPC has been provided in case where investigation cannot be completed within 24 hours। अगर देखो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो हम लोग कहाँ कंफ्यूज होंगे, सेक्शन 57 में और 167 में। पर हम इसको ध्यान से समझेंगे। सेक्शन 57 तो बोलता है कि तुम 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं करोगे उस पर्सन को, तुम्हें कोर्ट के सामने उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बट 167 बोलता है कि अगर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन ही 24 घंटों में कंप्लीट नहीं हुई तो उसके प्रोसीजर की बात करता है। तो इन्वेस्टिगेशन जब हमारी 24 घंटों में नहीं हुई तो है 167 आंसर। 57 में कि हम उसको डिटेन नहीं करते 24 घंटे से ज़्यादा। ठीक है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट मस्ट कंटेन। इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहाँ दे रखी है, सेक्शन 174, जिसको हम क्या बोलते हैं, पंचनामा। कि जो भी यहाँ पे कोई भी मिस हैपनिंग हुई है, जो पुलिस ऑफिसर एट ए टाइम कुछ भी रिकॉर्ड करता है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी इंक्वेस्ट रिपोर्ट। इंक्वेस्ट रिपोर्ट का मेन पर्पज है हमें एपरेंट कोज ऑफ डेथ देखना है कि क्या रीजन है उसके डेथ का, डिटेल्स ऑफ वेपन्स, डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट, नेम्स ऑफ एक्यूज, ये बाद की बात है, बट इसका मेन पर्पज क्या है कि एपरेंट कोज क्या है। और ये जब हम सेक्शन 174 पढ़ेंगे हमें ये लाइन वहां पे लिखी हुई दिख जाएगी। ठीक है, अगले पे आ जाओ। ऑर्डिनरी प्लेस ट्रायल की कौन सी होती है, जब कोई ऑफेंस कमिट होता है तो ट्रायल कहाँ कंडक्ट होएगा, उसी जगह पे जहाँ पे वो ऑफेंस हुआ है। तो आंसर क्या हो गया, ए। ये कहाँ दे रखा है, सेक्शन 177 में। पर देखो इनके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो दे रखे हैं 178 से 181 में। 178 से मतलब 178 टू 181। जैसे कि सपोज अगर कोई चोरी का मामला हुआ, मैंने अगर चोरी यहाँ करी है और ये चीज़ ट्रांसफ़र होकर यहाँ जा रही है, तो दोनों जगह पे जुरिस्डिक्शन बनती है ऑफेंस, क्योंकि यहाँ कमिट हुआ है मान लिया, बट वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ जा रही है, तो यहाँ मेरे को रिसीव हुई है, तो ये भी प्लेस ऑफ ट्रायल कंसीडर करी जाती है। ठीक है, मजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस ले सकता है ऑफेंस का, कहाँ दे रखा है, सेक्शन 190 में। जब भी हम सीआरपीसी पढ़ते हैं हमें ये सेक्शन तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट में पढ़ाते हैं कि मजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस लेगा ऑफेंस का, या तो पुलिस रिपोर्ट पे ले सकता है, प्राइवेट कंप्लेंट पे भी ले सकता है, और सुओ मोटो कॉग्निजेंस अपनी मर्जी से भी। कैसे हो सकता है, मैं टीवी देख रही हूँ और मेरे को कोई खबर पता लगी हो, मैंने कॉग्निजेंस ले लिया, तो ये हो जाता है सुओ मोटो, अपने आप। आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। अगले पे आ जाओ। कॉग्निजेंस अंडर 498 ऑफ आईपीसी कैन बी टेकन। देखो अगर अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सपोज इस वीडियो में नहीं होता, हम क्या समझते, अच्छा ये तो आईपीसी की बात कर रहा है, चलो चलो 498 आईपीसी खोलते हैं। अरे नहीं भाई, यहाँ बोला है कॉग्निजेंस कहाँ लोगे, कॉग्निजेंस किस बेस पे लोगे। तो यहाँ 498 तो सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं वहाँ जाके आईपीसी में, तो बट उसका कॉग्निजेंस कहाँ पता करेंगे हम, सीआरपीसी में। क्या बोल रहा है, जो भी कॉग्निजेंस है 498 आईपीसी का हम कैसे लेंगे, पुलिस रिपोर्ट पे भी ले सकते हैं। अगर मानो किसी ने पुलिस रिपोर्ट कर दी 498 ए की, या किसी विक्टिम ने कंप्लेंट कर दी, या कंप्लेन जो विक्टिम है उसके पेरेंट्स ने या ब्रदर सिस्टर किसी ने भी कर दी, तो ऑल ऑफ द अबव पे कोर्ट जो है कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक है, अगर कंप्लेंट मानो राइटिंग में तुमने मजिस्ट्रेट के पास करी, जो कॉम्पिटेंट ही नहीं था कॉग्निजेंस लेने के लिए, अरे यहाँ पे तो तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट तो ली, बट मजिस्ट्रेट को पता लगा अरे मैं तो कॉम्पिटेंट ही नहीं हूँ, अरे मैं डिसमिस नहीं करूंगी, पनिश भी नहीं करूंगी, डिसाइड भी नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, प्रॉपर कोर्ट के लिए उसको वापस कर दूंगी, जा भाई प्रॉपर कोर्ट में लगा, विद एन एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट। एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट मतलब मैं लिख दूंगी भाई मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, ये वाला जज जो है इसके लिए कॉम्पिटेंट है। ईजी। अगले पे आ जाओ। पर्सनल अटेंडेंस जो है एक्यूज की, अगर मानो कोई प्रोसीडिंग चल रही है, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे एक्यूज को पर्सनली आना ज़रूरी नहीं है, हम उसके बिना भी ये प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू कर सकते हैं। कहाँ दे रखा है ये प्रोविजन, सेक्शन 205 में।
अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन केस ऑफ पेटी ऑफेंस। पेटी ऑफेंस कौन से होते हैं? छोटे मोटे ऑफेंसेस। सेक्शन 206 में पेटी ऑफेंस को डिफाइन करते हुए बोल रखा है वो ऑफेंस जिसमें फाइन जो है एक्सीड नहीं करता कितने से ज्यादा, मैक्सिमम ही कितना होता है? 1000 रुपए। ठीक है, ये होते हैं हमारे पेटी ऑफेंसेस। विच इज नॉट अ कंटेंट ऑफ चार्ज। चार्ज मतलब कौन कौन सा तुमने ऑफेंस किया है कि ठीक है, कहाँ पे कौन से लॉ में वो डिफाइन है, कौन से सेक्शन में वो डिफाइन है, वो सब हम लिखते हैं चार्ज के कंटेंट्स में। अब हम कंटेंट में और क्या लिखेंगे? अब यहाँ बोले विच इज नॉट, नॉट बोला है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली बैकग्राउंड ऑफ द अक्यूज्ड हम देखते हैं। स्पेसिफिक नेम ऑफ द ऑफेंस, जो उसने ऑफेंस किया वो तो हम लिखेंगे ही, ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो हम लिखते ही हैं। अगर नाम नहीं है उस ऑफेंस का तो हमें उस ऑफेंस को डिफाइन भी करना पड़ेगा, ये भी लिखते हैं। टाइम और प्लेस भी लिखेंगे, भाई तूने ऑफेंस कब किया, इसका मतलब हमें फैमिली बैकग्राउंड लिखने की जरूरत नहीं है। अरे एक्यूज्ड के बारे में लिख लिया, वो कहाँ रहता है वो लिख लिया, अरे तेरे फैमिली बैकग्राउंड को थोड़ी ना लिखेंगे बैठ के, ठीक है। अंडर विच सेक्शन एडिशन या ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्ज हैज बीन प्रोवाइडेड, कि हम चार्ज को कब कब ऑल्टर कर सकते हैं, पहले कब कर सकते हैं? जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले हम कभी भी उसको चेंज कर सकते हैं। पर कह रहे हैं ये एडिशन या ऑल्ट्रेशन बात कहाँ कर रखी है? सेक्शन 216 में। और अगर मानो हमने एडिशन कर दिया या ऑल्ट्रेशन कर दिया चार्ज में, और अगर अब हमें न्यू विटनेसेस बुलाने हैं, हम उनको भी बुला सकते हैं। कहाँ पे? 217 में, ठीक है। अब हमने बोला कोर्ट ऑल्टर कब कर सकता है चार्ज को, अभी बताया। जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले कभी भी ऑल्टर किया जा सकता है चार्ज, और ये कहाँ दे रखा है हमें? सेक्शन 216 में, ठीक है। अगले पे आ जाओ। कौन सा सेक्शन सीआरपीसी का बात करता है ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन? देखो कौन कौन से ट्रायल है हमारे पास। सेशन ट्रायल है, वारंट ट्रायल है, समन्स ट्रायल है और समरी ट्रायल है, जो कि हमें प्रॉपर लाइन में गिवन है। अब जो सेशन ट्रायल है वो कहाँ से स्टार्ट है? 225 से 237। 238 से कौन सा स्टार्ट है? वारंट ट्रायल स्टार्ट है हमारा आगे, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, अगर एक्यूज्ड इज नॉट एक्विटेड अंडर 232, अगर 232 ऑफ द सीआरपीसी में अगर मैंने एक्यूज्ड को एक्विट नहीं किया तो मैं आगे क्या करूंगी? अरे ठीक है, अगर मैंने उसको नहीं छोड़ा, मैंने उसको एक्विट नहीं किया, मैं उसको उसके डिफेंस के लिए बुला लूंगी। आजा भाई, अब जो तेरे को कहना है तू बोल। देखो सेशन ट्रायल में होता क्या है, सबसे पहले जो ट्रायल है वो कंडक्ट किया जाता है पीपी के द्वारा, जो हमारे होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वो हमारा केस बताते हैं प्रोसिक्यूशन का क्या क्या कुछ केस था। अगर अब हमें लगता है कोई ग्राउंड्स बनते ही नहीं तो जज साहब क्या कर देंगे, यहाँ पे उस पर्सन के अगेंस्ट जितने भी चार्जेस थे उसको डिस्चार्ज कर देंगे। बट अगर लगता है नहीं कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? चार्जेस को फ्रेम कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर अगर उसने प्ली गिल्टी वाला काम किया तो यहाँ पे कोर्ट की मर्जी है, मे कन्विक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर सपोज मैंने कन्विक्शन नहीं करी उस बंदे की, फिर मैं जाऊंगी आगे प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस पे। अगर मैंने उस बंदे को कन्विक्ट नहीं किया, मैं कह रही हूँ मेरे को तो प्रोसीड करना है, तो मैं प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस लूंगी। जब मैंने इनके एविडेंसेस ले लिए, अब मेरे को लग रहा है कि बंदे को एक्विट करना है कि नहीं करना। अब मैंने बोला नहीं मेरे को तो एक्विट नहीं करना, ये बात करता है 232 में। मैंने बोला नहीं मेरे को तो एक्विट नहीं करना, ठीक है भाई। अगर तुम्हें एक्विट नहीं करना, अब तुम जो है डिफेंस को बुला लो, जो डिफेंस को कहना है वो डिफेंस कह सकता है, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होगी? आर्ग्यूमेंट्स होगी और फिर जजमेंट प्रोनाउंस कर दी जाएगी। ओके, अगले पे आ जाओ। कौन से सेक्शन में वारंट केस का है, कहां से देखेंगे? 238 से, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है थोड़े बहुत। अगले पे आओ। विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद द विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट? कंप्लेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट को ऐसे ऐसे सर्च मारे, या हम इन सेक्शंस में जाकर डायरेक्ट पता करें कि 257 इसकी बात करता है। अगले पे आओ। कौन से केस में मैजिस्ट्रेट के पास पावर होती है सम्मन्स केस को वारंट केस में ट्राई करने में? अब इन क्वेश्चन में क्या है, ना यहाँ पे सेक्शन है ना मेरे को ऑप्शंस में सेक्शन है। अब मैं क्या करूं? देखो इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन देखो, या तो मैं जाऊंगी सम्मन्स के ट्रायल पे, क्योंकि सम्मन्स केस को वारंट केस में कर रहे हैं। जब हमें पता ही नहीं उसकी बात है ये, जब मेरे को पता है कि हाँ सम्मन्स केस में मिल सकता है, या फिर वो कहाँ मिल सकता है? वारंट वाली ट्रायल में मिल सकता है। तो जब हमने बेयर एक्ट में देखा, हमें पता लगा इस सम्मन्स केस वाले में दे रखा है कि मैजिस्ट्रेट के पास पावर है, वो सम्मन्स केस को वारंट केस में कर सकता है जस्टिस के इंटरेस्ट में, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है।
अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस मे अप्लाई टू प्ली बार्गेनिंग, वो जो है प्ली बार्गेनिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। कहाँ दे रखा है? 265A में। अब प्ली बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है? देखो, प्ली बार्गेनिंग मतलब कि जब एक्यूज्ड जो है प्लीड करता है, प्ली करता है कि प्लीज़ आप लोग मेरा जो है सेंटेंस कम कर दीजिए, मैं उसके बदले में विक्टिम को जो हूँ कंपनसेशन दे दूंगा, थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा। अगर 10 साल है तो प्लीज़ 5 साल कर दीजिए, मैं आपको कंपनसेशन दे दूंगा उसके बदले में। तो ये जो प्ली करता है पर्सन जो एक्यूज्ड है, वो कहाँ करेगा? जहाँ पे उसकी ट्रायल पेंडिंग है, उसी कोर्ट में करेगा। ठीक है, अगले पे आ जाओ। इंडिया में किसके रिगार्डिंग है? अभी मैंने ऊपर क्या बताया कि प्लीज मेरा सेंटेंस कम कर दीजिए, तो ये हो गई सेंटेंस बार्गेनिंग। ओके, तो इस वीडियो में हमारा इतना ही था। ये जो हमने करा था वो पार्ट 2 करा था। नेक्स्ट वीडियो जो लास्ट वीडियो आएगी सीआरपीसी और बीएनएसएस पे, वो हमारी आएगी पार्ट 3। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।